नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीटेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये संस्कृत विषय का प्रैक्टिस सेट है जिसमें संस्कृत के 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्राथमिक स्तरे छात्रस्य भाषा विकासार्थम सर्वोपरि किं महत्वपूर्णम? विकल्प ए व्याकरण ज्ञानम, विकल्प बी भाषा समृद्ध परिवेशा, विकल्प सी पाठ्यपुस्तकम, विकल्प डी छात्रस्य आकलनम। तो सही आंसर होता है हमारा विकल्प बी भाषा समृद्ध परिवेशा। प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषा विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2। उत्पादक कौशलेषु यानी प्रोडक्टिव स्किल्स के समावेशित स्था। उत्पादक कौशल कौन से हैं यानी कि जिसमें हमें आउटपुट मिलता है? विकल्प ए श्रवणम पठनम च, विकल्प बी पठनम लेखनम च, विकल्प सी संभाषणम लेखनम च, विकल्प डी श्रवणम संभाषणम च। तो हमें कहाँ से कोई चीज़ मिलती है, आउटपुट कहाँ से मिलता है? तो आउटपुट हमें मिलता है सी संभाषणम भाषण से और लेखन से। तो विकल्प बी सी सही हो जाता है हमारा प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 3। कस्या पद्धत्या अनुसारम भाषा शिक्षणे मातृभाषाया प्रयोगा सर्वथा वर्जिता? विकल्प ए प्रत्यक्ष पद्धत्या, विकल्प बी व्याकरण से अनुवादत से, विकल्प सी द्विभाषिक पद्धत्या, विकल्प डी संप्रेषण उपागमत से। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए प्रत्यक्ष पद्धत्या। प्रत्यक्ष पद्धति में भाषा शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। प्रश्न नंबर 4। भाषा शिक्षणे आगमनात्मक विधि केन सूत्रेण कार्यम करोति? भाषा शिक्षण में आगमन विधि किस सूत्र पर कार्य करती है? तो उदाहरणात् नियमात् उदाहरण प्रति, उदाहरणात् नियमम प्रति, अमूर्तात् मूर्तम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति। जो आगमन विधि होती है उसमें पहले आता उदाहरण, तो हमारा विकल्प बी सही हो जाता है उदाहरणात् नियमम प्रति। जो निगमन विधि होती है उसमें पहले आता है नियम फिर उदाहरण, तो निगमन विधि की बात हो तो ए सही होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प बी उदाहरणात् नियमम प्रति आगमन विधि होती है, पहले उदाहरण बाद में नियम। प्रश्न नंबर 5। पोर्टफोलियो कस्य उदाहरणम अस्ति? पोर्टफोलियो किसका उदाहरण है? राज्य स्तरीय आकलन से, बी सतत उभय विधि आकलन से, विकल्प सी वार्षिक परीक्षाया, विकल्प डी केवल शिक्षक मूल्यांकन से। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी सतत उभय विधि आकलन से, इसका उदाहरण है पोर्टफोलियो का। उसके बाद प्रश्न नंबर 6। बहुभाषिकता कक्षायाम का वर्तते? बहुभाषिक कक्षा में क्या होता है? भाषा शिक्षणे बाधा, विकल्प ए, विकल्प बी एका महती संपदा, विकल्प सी शिक्षकाणाम कृते भारा, विकल्प डी भाषा सीखने समस्या। तो जो बहुभाषिकता कक्षा में किस प्रकार से देखी जाती है? तो बहुभाषिकता को कक्षा में एका महती संपदा, एक संपदा के रूप में, साधन के रूप में देखना चाहिए। 6 का विकल्प बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 7। व्याकरण अनुवाद विधि अधिकम बलम ददाति? व्याकरण अनुवाद की विधि अधिक बल देती किस पर? मातृभाषाया प्रयोगे, विकल्प बी मौखिक कौशले, विकल्प सी श्रवण कौशले, विकल्प डी शुद्ध भाषणे। तो जो व्याकरण अनुवाद विधि है किस पर अधिक बल देती है? तो ये बल अधिक देती मातृभाषाया प्रयोग है। मातृभाषा के प्रयोग पर सबसे ज्यादा बल देती है व्याकरण अनुवाद विधि, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाता है 7वें का। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कस्य शिक्षण विधे आधारा सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति अस्ति? कौन सी शिक्षण विधि का आधार सूक्ष्म से स्थूल की ओर है? विकल्प ए निगमन विधि, निगमन विधे, विकल्प बी आगमन विधे, विकल्प सी खेल विधे, विकल्प डी परियोजना विधे। जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है वो कौन सी होती है? निगमन विधि, पहले नियम होता है फिर उदाहरण। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए सूक्ष्म से स्थूल की ओर अगर बात की जाए तो निगमन विधि, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि होती है। अगला प्रश्न 9 नंबर। पठन वैकल्यम यानी कि रीडिंग डिसेबिलिटी केन नामना जायते? जो पठन वैकल्य होता है, पठन विकार होता है, वो किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए डिस्ग्राफिया, विकल्प बी डिसलेक्सिया, विकल्प सी डिस्कैल्कुलिया, विकल्प डी डिस्थीमिया। तो जो पठन विकार होता है उसको डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है, तो हमारा विकल्प बी सही हो जाता है। और लेखन विकार डिस्ग्राफिया के नाम से जाना जाता है, और गणितीय विकार डिस्कैल्कुलिया के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथमम कौशलम किम? संस्कृत भाषा शिक्षण का पहला कौशल कौन सा है?
तो विकल्प ए संभाषणम, विकल्प बी पठनम, विकल्प सी श्रवणम, विकल्प डी लेखनम। तो पठन कौशल 4 होते हैं, कोई भी भाषा हो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाता है प्रथम जो कौशल है वो श्रवणम, पहला सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। प्रश्न नंबर 11, बालस्य भाषा अर्जनस्य मुख्यम साधनम किम। बालक के भाषा अर्जन का मुख्य साधन क्या है? विकल्प ए विद्यालय, विकल्प बी परिवार एवं समाज, विकल्प सी पुस्तकम, विकल्प डी परीक्षा। तो भाषा अर्जन का मुख्य साधन क्या है? तो ये हो जाता है परिवार और समाज, विकल्प बी सही होता है। प्रश्न नंबर 12, उपचारात्मक शिक्षणम क्रियते। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में प्रश्न है। मेधावी छात्रेभ्य उपचारात्मक शिक्षण किसका किया जाता है? तो मेधावी छात्रेभ्य छात्राणां त्रुटिनां निवारणाय परीक्षाएं अनंतरम नवीन पाठाय। तो जो रिमीडियल टीचिंग होती है वो छात्राणां त्रुटिनां निवारणाय, छात्रों की त्रुटियों का निवारण करने के लिए रिमीडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, विकल्प बी सही होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13, सतत एवं व्यापक मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्यम किम। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए विकल्प अंक प्रदानम, बी विकल्प सर्वांगीण विकासस्य आकलनम, सी विकल्प उत्तीर्णता निर्णय, डी विकल्प गृहकार परीक्षणम। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी सर्वांगीण विकासस्य आकलन। सभी प्रकार के विकास का आकलन किया जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। तो 13 का सही होता है विकल्प बी। अगला प्रश्न 14 नंबर, भाषा एकम सामाजिकम प्रतीकम अस्ति इति कस्य कथनम। भाषा एक सामाजिक प्रतीक है, एक कथन किसका है? विकल्प ए चोमस्की का, विकल्प बी वाइगोस्की, विकल्प सी स्किनर, विकल्प डी पियाजे। तो ये विकल्प हो जाता है वाइगोस्की का। भाषा एकम सामाजिक प्रतीकम अस्ति, भाषा एक सामाजिक प्रतीक है, किसने कहा था? लेव वाइगोस्की ने। प्रश्न नंबर 15, अध्यापका कथां श्रयित्वा स्वशब्देषु वक्तुं कथयति अनेन कस्य परीक्षणं भवति। तो इसमें विकल्प ए है लेखन कौशलस्य, विकल्प बी श्रवण अवबोधनस्य, विकल्प सी उच्चारणस्य, विकल्प डी पठनाभ्यासस्य। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी श्रवण अवबोधनस्य, विकल्प बी सही हो जाता है, श्रवण अवबोधनस्य परीक्षणम अस्ति। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, लघूर्मि इति पदस्य संधि विच्छेदा का भविष्यति। लघूर्मि इस पद में संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए लघु प्लस उर्मि, विकल्प बी लघु प्लस ऊर्मि, विकल्प सी लघु प्लस उर्मि, विकल्प डी लघु प्लस उर्मि। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? तो विकल्प ए सही हो जाता है हमारा, लघु प्लस ऊर्मि बराबर लघूर्मि। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17, पितरो इति पदे का समासा अस्ति। पितरो पद में कौन सा समास है? विकल्प ए तत्पुरुष समास, विकल्प बी एक शेष द्वंद्व, विकल्प सी बहुब्रीहि समास, विकल्प डी अव्ययी भाव समास। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी एक शेष द्वंद्व। इसमें द्वंद्व समास है, एक शेष द्वंद्व है। द्वंद्व का कौन सा है? तो एक शेष। गत्वा इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्त अस्ति। गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? विकल्प ए तुमुन, विकल्प बी कत्वा, विकल्प सी लेप, विकल्प डी छात्र। तो गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कत्वा प्रत्यय है, जिसमें त्वा लगता है उसमें कत्वा प्रत्यय होता है। प्रश्न नंबर 19, रामा गृहे वसति। राम घर में रहता है। अत्र गृह पदे का विभक्ति। इसमें गृह पद में कौन सी विभक्ति है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी पंचमी, डी सप्तमी। यहाँ पे अधिकरण कारक है तो में पे पर इसका चिन्ह होता है, तो सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। तो विकल्प डी सही हो जाएगा हमारा, अत्र सप्तमी विभक्ति गृह पदे अस्ति। प्रश्न नंबर 20, अहम ग्रंथम पठामि। मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ। अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये परिवर्तनम किम। इस वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या होगा, कैसा होगा? विकल्प ए मया ग्रंथः पठ्यते, विकल्प बी मया ग्रंथम पठामि, विकल्प सी मया मम ग्रंथः पठ्यते, विकल्प डी मया ग्रंथेन पठ्यते। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए मया ग्रंथः पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। 21 नंबर, माहेश्वर सूत्राणि
कति सन्ति, मैसर सूत्राणि कति सन्ति, कति माने कितने, मैसर सूत्र कितने, विकल्प ए 10, विकल्प बी 12, विकल्प सी 14, विकल्प डी 16। तो मैसर सूत्र कितने होते हैं, 14। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22, सूर्योदय इति पदे का संधि, सूर्योदय इति पदे का संधि, सूर्योदय पद में कौन सी संधि है, विकल्प ए दीर्घ संधि, विकल्प बी गुण संधि, विकल्प सी वृद्धि संधि, विकल्प डी यण संधि। तो सूर्य उदय, सूर्य धन उदय, ऊ का इसमें हो जाता है ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। यहाँ पे होती है गुण संधि, जहाँ पे ओ और अय बनता है तो गुण संधि होती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23, यथाशक्ति इति पदस्य समास विग्रह का, यथाशक्ति इस पद में समास विग्रह क्या होगा, शक्तिम अनतिक्रम्य ए विकल्प, शक्ति यथा विकल्प बी, शक्तिया पश्चात विकल्प सी, शक्तिम प्रति विकल्प डी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, शक्तिम अनतिक्रम्य, विकल्प ए सही होता है हमारा 23 का। प्रश्न नंबर 24, नद्या इति रूपम कस्या विभक्तो भवति, नदी के जो नद्या रूप है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, विकल्प ए प्रथमा एक वचने, विकल्प बी पंचमी षष्ठी एक वचने, विकल्प सी तृतीया एक वचने, विकल्प डी सप्तमी एक वचने। तो जो नद्या रूप होता है इसमें विभक्ति होती है पंचमी षष्ठी एक वचने, पांचवी और छठी विभक्ति सेम होती है, नद्या नद्या एक वचन में आती है। प्रश्न नंबर 25, संस्कृत व्याकरण कारकाणि कति भवन्ति, संस्कृत व्याकरण में कारक कितने होते हैं, विकल्प ए 60, विकल्प बी 7, विकल्प सी 8, विकल्प डी 9। तो संस्कृत व्याकरण में कारक कितने होते हैं, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए 60। 6 कारक होते हैं संस्कृत में और हिंदी में होते हैं 7 कारक। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 26, दृश्य धातु सात्र प्रत्यय कृते किम रूप भवति, दृश्य धातु में सात्र प्रत्यय लगाकर क्या रूप बनेगा, विकल्प ए है दृष्टवा, विकल्प बी है पश्यन, विकल्प सी है दर्शनम, विकल्प डी है दृष्टम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, दृश्य धातु में सात्र प्रत्यय लगेगा तो बनेगा पश्यन। उसके बाद प्रश्न नंबर 27, पावकः इति पदस्य संधि विच्छेद का, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस अकः, बी पौ प्लस अकः, सी पाव प्लस कहा, विकल्प डी पा प्लस बका। तो पावक में पावक का कौन सा सही संधि विच्छेद है, तो इसमें है विकल्प बी, पौ प्लस अकह बराबर पावकः, विकल्प बी सही होता है हमारा। प्रश्न नंबर 28, विद्या धर्मेण शोभते अत धर्मेण पदे का विभक्ति, विद्या धर्मेण शोभते धर्मेण पदे का विभक्ति, से के द्वारा, इसमें आया से के द्वारा विद्या धर्म से शोभित होती है, तो विकल्प ए है द्वितीया, विकल्प बी है तृतीया, विकल्प सी है चतुर्थी, विकल्प डी है षष्ठी। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया, से के द्वारा, कर्ण से के द्वारा, इसमें कर्ण कारक है तो कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, विकल्प बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, अद्य इति शब्द कीदृशा शब्द अस्ति, अद्य जो शब्द है वो कैसा शब्द है, विकल्प ए संज्ञा पदम, विकल्प बी सर्वनाम पदम, विकल्प सी अव्यय पदम, विकल्प डी क्रियापदम। तो जो हमारा अद्य शब्द है वो क्या है, वो एक अव्यय पद है। अव्यय पद होते हैं लिंग वचन धातु विभक्ति कारक, इन सब के द्वारा इसमें कोई भी परिवर्तन ना किया जा सके, इन सब से प्रभावित ना हो जो शब्द, उसका रूप परिवर्तित ना हो, वो अव्यय शब्द होता है। प्रश्न नंबर 30, बालका मोदकम रोचते अशुद्धि रहित शुद्ध वाक्यम किम, बालका मोदकम रोचते, इसमें अशुद्धि रहित शुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा वाक्य जिसमें त्रुटि नहीं है, विकल्प ए बालकाय मोदकम रोचते, विकल्प बी बालकेन मोदकम रोचते, विकल्प सी बालकात मोदकम रोचते, विकल्प डी बालकस्य मोदकम रोचते। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद।